आज हम लोग बिलियन चैप्टर का 8वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अणुसंख्य गुण के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अणुसंख्य गुण। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण होता क्या है? पहले तो हम लोग अणुसंख्य गुण जानेंगे, और अणुसंख्य गुण को हम लोग इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे बिलियन के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर मैं शुरू में बोला था कि अगर बिलियन का कंपोनेंट याद हो गया तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहला चीज़, बिलियन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? बिलियन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बिलिय और दूसरा होता है बिलाय। तो अब हम लोग जान लें कि अणुसंख्य गुण क्या है। अणुसंख्य मतलब क्या? अणुओं की संख्या, और गुण मतलब गुण, मतलब वह गुण जो बिलिय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे अणुसंख्य गुण कहते हैं। तो अणुसंख्य गुण होता क्या है? एक ऐसा गुण जो बिलिय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसको कहते हैं अणुसंख्य गुण। अब हम जानेंगे कि अणुसंख्य गुण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे अणुसंख्य गुण के प्रकार। प्रकार को हम लोग इंग्लिश में टाइप्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टाइप्स। अब हम लोग जानेंगे अणुसंख्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो यह टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे जी? 4 प्रकार के। कौन कौन से होंगे? तो चारों प्रकार को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब पूर्वक स्टडी करेंगे। तो 4 को कौन कौन से हैं अणुसंख्य गुण? तो सबसे पहला अणुसंख्य गुण वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, और चौथा परासरण दाब। तो सबसे पहला जो अणुसंख्य गुण हम लोग जानेंगे उसका नाम है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। हम लोग इस चैप्टर में किसी भी चीज़ को रटने का काम नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट देखेंगे और सभी चीज़ हम लोग को याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता क्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो सबसे पहला चीज, वाष्प दाब होता क्या है? वाष्प के अणुओं के द्वारा जितना दाब लगाया जाएगा उसको कहते हैं वाष्प दाब। अब हम लोग जानेंगे कि अपेक्षिक अवनमन निकालते कैसे हैं, कैसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को निकालेंगे। तो इसको हम लोग समझने से पहले एक डायग्राम के द्वारा इसको क्लियर करेंगे कि कैसे हम लोग वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन निकालते हैं। हम मानते हैं इसके लिए कि एक बिलियन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हम मानते हैं 1 और दूसरा कंपोनेंट मानते हैं 2। पहला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग 1 को बिलिय मानते हैं, तो 1 को क्या मान लेते हैं? बिलिय, और 2 को क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं बिलाय। जब ये बिलिय और बिलाय दोनों मिलेंगे तब जाके बिलियन बनेगा। अब हम यहाँ पर अपेक्षिक अवनमन निकालना चाहेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब बिलाय के अंदर बिलिय को डाला जाएगा तो बिलियन बन जाएगा, और इस कंडीशन में अगर इस बिलाय का आंशिक वाष्प दाब निकाला जाए तो देखा जाता है कि इनका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूल अंश होगा। मतलब विलायक का आंशिक दाब इनके मूल अंश के समानुपाती होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो बराबर में अगर बदले तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे P2 x2, और यह हो गया समीकरण नंबर 1। P2 क्या है? तो यह शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब हम बात करते हैं कि शुद्ध अवस्था में तो P2 है, और जब बिलिय मिलाया गया है उस कंडीशन में विलायक का वाष्प दाब P2 है। तो बताइए अवनमन कैसे निकालेंगे? अवनमन होता क्या है? अधिक में से कम को घटा दीजिए तो उसी को कहेंगे अवनमन। और यहाँ पर अधिक वाला क्या था? तो P2 था, और कम वाला क्या है? P2 है। तो अब हम यहाँ पर अगर देख लें कि अगर वैल्यू को हम लोग रखें तो यहाँ पर हो जाएगा अवनमन मतलब डेल्टा P, और डेल्टा P कैसे निकला? P2 तो वैसे ही रहने दीजिए, और बताइए P2 कैसे निकालेंगे। तो P2 का फॉर्मूला हमको पता है,
P2 नॉट X2। बताइए यहाँ से कॉमन हो गया P2 नॉट, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा X2। एक हम लोग कंसेप्ट जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि 1 बिलियन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी के मूल अंश का योगफल 1 होता है। मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग x2 निकाल लें तो 1 माइनस, अगर हम लोग x1 निकाल लें तो हो जाएगा 1 माइनस x2। तो अब बताइए 1 माइनस x2 के जगह पर x1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा P2 नॉट और यहाँ हो जाएगा x1, और ये हमारा निकल गया औनमन। तो ये हमारा है क्या, वाष्प दाब में औनमन निकालना। अभी हम लोगों को आपेक्षिक औनमन निकालना है। अगर आपेक्षिक औनमन निकालना है तो औनमन में शुरू वाले वाष्प दाब से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आपेक्षिक औनमन, अगर हम लोग आपेक्षिक औनमन निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे जी, डेल्टा P और इसमें शुरू वाले से भाग दे दीजिए। यही तो हमारा अपेक्षिक औनमन है, और ये हो गया x1। मतलब इसमें इसको अगर इधर लाएंगे तो भाग में आएगा, तो बच जाएगा x1। और यही हमारा है वाष्प दाब में अपेक्षिक औनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होगा, और ये हमारा पहला है वाष्प दाब में अपेक्षिक औनमन। अब हम थोड़ा सा कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मूल अंश न देकर के मोल दिया है, मतलब विलेय का मोल N1 है, विलाय का मोल N2 है, उस कंडीशन में अगर इसको तोड़ा जाए तो डेल्टा P बटा P2 नॉट इक्वल टू x1 को अगर तोड़ दिया जाए तो N1 बटा N1 प्लस N2। अगर हम लोग यहाँ से एक चीज जाने कि यदि चूंकि N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, इसलिए N1 प्लस N2 इक्वल टू N2। इस वैल्यू को उठाकर अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारा आ जाएगा डेल्टा P बटा P2 नॉट इक्वल टू N1 बटा N2, और ये हमारा निकल गया वाष्प दाब में अपेक्षिक औनमन इक्वल टू विलेय का मोल बटा विलाय का मोल। और इस तरह से हमारा पहला जो अणुसंख्य गुण था वाष्प दाब में अपेक्षिक औनमन क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा अणुसंख्य गुण पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्वथनांक में उन्नयन। तो हेडिंग डालिएगा क्वथनांक में उन्नयन, हेडिंग डालिएगा क्वथनांक में उन्नयन। इसको जानने से पहले हम लोग क्वथनांक जान लें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, क्वथनांक क्या होती है। तो क्वथनांक होता क्या है, यह एक प्रकार का टेम्परेचर है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मतलब हवा में, मतलब वातावरण में जितने भी चीज है उस पर हवा 1 atm का प्रेशर डालता है, इसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो दूसरा जो अणुसंख्य गुण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। क्या नाम है जी, क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस अणुसंख्य गुण का नाम है क्वथनांक में उन्नयन, और इसको हम लोग इंग्लिश में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसको हम लोग बहुत आसान तरीका से समझेंगे ग्राफ के द्वारा, और ग्राफ हम लोग दो चीज के लिए खींचेंगे, विलयन और विलाय के लिए खींचेंगे। चलिए हम लोग ग्राफ किसके किसके बीच खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए वाष्प दाब और टेम्परेचर लेंगे। कभी भी हम लोग ग्राफ खींचने के लिए दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस होता है वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग टेम्परेचर को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग वाष्प दाब को लेते हैं। मतलब आप लोग पहले से जानते होंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाष्प दाब बढ़ता है। तो हम लोग दो चीज़ के लिए, और इनको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। मतलब अगर ओरिजिन से दाहिने साइड में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ओरिजिन से वाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो यहाँ पर ग्राफ हम लोग दो चीज़ के लिए खींचते हैं, एक विलयन के लिए और एक विलाय के लिए खींचते हैं।
एक चीज याद रखिएगा कि ग्राफ हमेशा बिलियन के लिए टेम्परेचर, ग्राफ में हम देखेंगे कि बिलियन के लिए जो क्वथनांक होगा विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा होगा। और इस ग्राफ को खींचने से पहले हम लोग एक चीज़ जरूर देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि हमेशा बिलियन का टेम्परेचर विलायक के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि जो वाई एक्सिस थोड़ा सा जो ऊपर है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 atm का प्रेशर ले लेते हैं कि ये जो 1 atm का प्रेशर है, और इस कंडीशन में इस ग्राफ को ऊपर बढ़ाया जाए, इनको भी ऊपर बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्राफ आया है यहाँ पर एक टेम्परेचर ये हो गया और दूसरा टेम्परेचर ये हो गया। तो जो टेम्परेचर ज़्यादा है यह सॉल्यूशन का है और जो टेम्परेचर कम है यह विलायक का है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यह बिलियन का टेम्परेचर है, यह बिलियन का ग्राफ है और दूसरा ये विलायक का ग्राफ है। अब ग्राफ से आपको स्पष्ट है कि इन दोनों में से कौन अधिक है। ये इसका मतलब Ts का वैल्यू T0 से ज़्यादा है, तो ये जो अंतर आएगा इसी को कहते हैं डेल्टा टी। और यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ में वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि इनके बीच ये जो आएगा डेल्टा पी होगा, मतलब वाष्प दाब में अवनमन होगा। और इस तरह से अगर हम लोग देखें कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, और यहाँ से देखते हैं तो डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश, और किसके मोल अंश के जी, तो विलेय के। और यहाँ से अगर देख लिया जाए तो डेल्टा टी बराबर के इंटू x1। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ से अगर मोल अंश को तोड़ा जाए, तो यहाँ से अगर मोल अंश को तोड़े तो k रहेगा और x1 का वैल्यू n1 बटा n1 प्लस n2। फिर वही चीज हमेशा ये तनु विलयन के लिए लागू होगा। तो तनु विलयन के केस में, अगर तनु विलयन की बात करें, तनु विलयन के केस में n2 का वैल्यू n1 से हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए n1 प्लस n2 अप्रोक्सीमेटली n2 के बराबर है। तो निकाल लें डेल्टा टी, तो k इंटू n1 बटा n2, और यहाँ से अगर हम लोग मोल को तोड़ें तो ये होता है भार बटा अणु भार, और इनको भी तोड़ लें तो ये हो जाएगा भार बटा अणु भार। अगर यहाँ से हम लोग इनको तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा k इंटू W1 बटा M1 और गुणे M2 बटा W2। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा यह मोललता होगा, क्योंकि मोललता होता है N/W। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा K इंटू मोललता और इंटू M2। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मोललता में अगर इनको गुणा करें, अगर यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट में इस अणु भार से गुणा करें तो एक आ जाएगा हमारा नया कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो जाएगा के भी इंटू मोललता, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। और इस तरह से हमारा क्वथनांक में उन्नयन निकल जाएगा। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, के बी इंटू एम। एम क्या है जी, तो एम यहाँ पर मोललता है। क्या है जी, मोललता है। और के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और इस तरह से हम लोग निकालिए क्वथनांक में उन्नयन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, के बी होता क्या। तो अगर हम लोग क्वथनांक में उन्नयन को क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक को, के बी को, मोलल उन्नयन स्थिरांक को अगर हम लोग डेरिवेट करना चाहें, इनका परिभाषा जानना चाहें, तो हम लोग देखेंगे कि जो डेल्टा टी बी होगा, जो डेल्टा टी है, तो यहाँ पर हम लोग देख लें के बी कैसे निकालेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट मोलल उन्नयन स्थिरांक। और मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं
डेल्टा टी बराबर के बी इंटू एम। और यहाँ से अगर हम लोग के बी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा जी, बहुत आसान शब्दों में डेल्टा टी बटा एम हो जाएगा। और यहाँ से देखा जा सकता है कि 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर जितना टेम्परेचर में चेंज होगा उसी को कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। मतलब मोललता क्या है, 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर टेम्परेचर में हुए परिवर्तन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करें, मतलब यदि m बराबर 1 हो तब kb बराबर हो जाएगा डेल्टा टी। और इस तरह से हम लोग जान चुके हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक यहाँ पर नोट में एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, कि केवी को निकालते कैसे। एक फार्मूला है कि अगर क्वेश्चन में एंथैल्पी दिया हो तो केवी निकालने का फार्मूला है mRT² बटा 1000 इंटू डेल्टा एच, हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और m क्या है, तो m यहाँ पर अणु भार है, r गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। और इस तरह से हमारा यह दोनों अणु संख्या गुण क्लियर हो गया। यहाँ पर जो भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया हो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मैं इतना दावा से कह सकता हूँ कि इतना जबरदस्त बताया हूँ कि आप लोग एक बार वीडियो देखिए, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा और ये हमेशा एग्जाम में आता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स।